दोस्तों आज हम एक अमेजिंग सी साई-फाई मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी की घटनाएं इसके पिछले पार्ट की मूवी से पहले घटी हैं और ये मूवी भी अपने पिछले पार्ट की तरह साइंस, ग्रेविटी, फिजिक्स इन सब से दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं रखती। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सूरज धीरे धीरे धरती के नजदीक आ रहा है, जिसके कारण धरती पर सूखा और सोलर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है और इसलिए धरती के सभी कंट्रीज मिलकर एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम UEG रखा गया था, यानी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट। और इस कमेटी के मुताबिक सूरज अगले 100 सालों में धरती को अपने अंदर समेट लेगा और आने वाले अगले 400 सालों में पूरे सोलर सिस्टम को ही अपने अंदर निगल जाएगा। और अब मानवता को बचाने के लिए UEG ने एक मूविंग माउंटेन नाम के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देती है और इस प्रोजेक्ट के तहत साइंटिस्ट बहुत ही बड़े बड़े इंजन्स बनाकर धरती के अलग अलग हिस्सों में इंस्टॉल कर देंगे और धरती को ही सूरज से दूर धकेलकर बचा लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर धरती में एक TLP ग्रुप के लोग भी थे जिनका मानना था कि इंसानों का भविष्य सिर्फ डिजिटल लाइफ में ही है और वे एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना चाहते थे जिसकी मदद से इंसान अपनी मेमोरी को एक दूसरे डिस्क में अपलोड कर सकता था, पर इस प्रोग्राम के लिए उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेस नहीं होते और इसलिए वे लोग UEG पर समय समय पर हमला करते रहते थे। और इसी हमले के कारण UEG ने DLP को एक आतंकवादी संगठन मानकर उसको बैन कर दिया था। DLP के बैन होते ही सारे लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं क्योंकि लोगों का मानना था कि सरकार मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर बस यूं ही पैसे की बर्बादी कर रही है। और इसी बीच चाइनीज कमांडर जनरल जाओ ने अपने प्रोजेक्ट के पहले पार्ट को पूरा करने की मंजूरी दे देते हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर वे चंद्रमा पर भी एक बड़े से इंजन को इंस्टॉल करके उसे भी धरती के ऑर्बिट से बाहर धकेलने वाले थे और ऐसा करके वे लोगों के दिलों में मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के लिए भरोसा जगाना चाहते थे। और इसलिए UEG ने कुछ सोल्जर्स को स्पेस में ट्रेन करने के लिए भेजते हैं और हमें इस मूवी के मेन हीरो लियो को दिखाया जाता है जो कि अपने कुछ साथियों के साथ एक बहुत बड़े लिफ्ट के जरिए धरती से स्पेस में जाने वाला था, पर तभी वहां आम जनता प्रोटेस्ट करने पहुंच जाती है और एक शख्स गेट तोड़कर सोल्जर्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहां हान की एंट्री होती है जो कि उस प्रोटेस्टर को नीचे गिरा देती है और अब वे सारे लोग उस बड़े से एलिवेटर में बैठकर स्पेस में जाने लगते हैं और उस एलिवेटर की स्पीड इतनी तेज होती है कि कुछ ट्रेनीज बेहोश हो जाते हैं और हमें स्पेस में मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए एक बहुत ही बड़े स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है जिसके अंदर उन्हें स्पेस में मेडिकल टेस्ट करके एक्सरसाइज भी करवाई जाती है जो कि उनके आगे काम आने वाली थी। और इस ट्रेनिंग के दौरान लियो और हैन भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगली सुबह ट्रेनीज का एक नया बैच आता है और एलिवेटर में शामिल हो जाता है और तभी अचानक से बेस में मौजूद सारे ड्रोन्स अपने आप ही बाहर आने लगते हैं और साइंटिस्ट को पता चलता है कि सारे ड्रोन्स हैक हो गए हैं और तभी एक एलिवेटर अपने समय से पहले ही स्पेस में जाने लगता है और लियो और हैन को पता चलता है कि ये नए ट्रेनी दरअसल आतंकवादी हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो ड्रोन्स जो कि आसमान में उड़ रहे थे वो वापस आकर बेस में ही अटैक करने लगते हैं और तभी कुछ पायलट भी प्लेन्स के जरिए ड्रोन्स पर अटैक करने लगते हैं और इस फाइट के बीच ड्रोन्स एक एलिवेटर पर फायर कर देते हैं और उस एलिवेटर को नीचे गिराने लगते हैं। उधर एलिवेटर के अंदर लियो कुछ आतंकवादी से लड़ता है और उनको मार डालता है, पर तब तक वो आतंकवादी स्पेस स्टेशन में बॉम्ब लगा चुका था। उधर बेस में साइंटिस्ट एक 550C नाम के सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम को एक्टिवेट करते हैं ताकि वे अपने सिस्टम को वापस पा सके और सिस्टम को वापस पाते ही सारे ड्रोन्स डिसेबल होकर नीचे गिरने लगते हैं और बेस से सारे एलिवेटर को नीचे बुला लिया जाता है। उधर लिफ्ट में अभी भी लियो एक आतंकवादी से लड़ रहा था, पर तभी हान उसके तरफ एक मैकेनिकल हाथ फेंकती है और लियो उस हाथ के जरिए उस आतंकवादी को मार डालता है, पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि उस आतंकवादी ने डेटोनेटर को दबा दिया था और इसी कारण वो स्पेस स्टेशन बेस में गिरने लगता है और बेस में गिरते ही वो तबाही मचा देता है और कई ट्रेनीज के साथ साथ लगभग 3000 लोग मारे जाते हैं और 5000 लोग से ज्यादा घायल भी हो जाते हैं। UEG के बनाए गए स्टेशन के क्रैश होने के कारण लोगों का विश्वास इस प्रोजेक्ट से उठ चुका था और वे लोग और भी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगते हैं और मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट को बैन करने की मांग करने लगते हैं और DLP को वापस से शुरू करने को कहते हैं। कुछ दिनों बाद कमांडर जाओ UEG के जनरल से मीटिंग में एक और आखिरी टेस्ट करने की इजाजत लेते हैं और जाओ कुछ साइंटिस्ट को स्लीपिंग पॉड में डालकर चंद्रमा पर भेजता है ताकि वे लोग चंद्रमा पर अपने एक इंजन का टेस्ट कर सके। उधर ऊपर चंद्रमा पर हमें हेंग्यू नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि पहले DLP के लिए काम किया करता था और अब वो 550A में अपने मर चुकी बेटी याया की मेमोरीज को डालकर बीच बीच में मन बहला लिया करता था, पर वो इससे खुश नहीं था क्योंकि उसे 550C की तलाश थी
जो कि एक हाईली एडवांस एआई है, जिसके अंदर वो अपनी बेटी की मेमोरीज को डालना चाहता था ताकि वो अपनी बेटी को देख सके। इसी बीच हेंग्यू की मुलाकात जाओ से होती है, जो कि 550C कंप्यूटर प्रोग्राम को हैंडल करता था, और जाओ यहाँ हेंग्यू को उसके दिमाग की कॉपी को भी देता है, जिसे यूईजी ने हेंग्यू के ज्वाइनिंग से पहले ले लिया था। और जाओ यहाँ हेंग्यू के दिमाग की कॉपी का फैसला हेंग्यू पर ही छोड़ देता है। वे लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनका सिस्टम चंद्रमा पर एक बहुत ही खतरनाक सोलर रेडिएशन की चेतावनी देता है, और इससे बचने के लिए वे सभी लोग बेस पर वापस लौटने लगते हैं। पर उनके पास जो रोवर्स थे वो काफी तेज नहीं होते, पर फिर भी वे लोग किसी तरह इंजन में लगने वाले महत्वपूर्ण पार्ट्स को रेडिएशन से बचा लेते हैं। पर बदकिस्मती से 550C AI बहुत ही बुरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कोर प्रोग्रामिंग थी, और अब प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए उनके पास कोई भी पावरफुल AI नहीं थी। पर तभी हेंग्यू जाओ को अपना 550A मॉडल देने के लिए तैयार हो जाता है, पर इसके बदले वो फ्यूचर में 550C को डेवलप करने वाली टीम में खुद को शामिल करने की पेशकश करता है, और जाओ यहाँ मान जाता है। और अब 3 दिन के बाद चंद्रमा पर साइंटिस्ट उस बड़े से इंजन को टेस्ट करते हैं, और चंद्रमा कुछ सेकंड्स के लिए अपने ऑर्बिट से दूर हिल जाती है, जिसे देखकर सारे साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए पहली सफलता थी। और अब ये लोग धरती पर भी एक इंजन की टेस्टिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल सफल रहती है, क्योंकि उस इंजन की मदद से धरती भी कुछ सेकंड्स के लिए अपने ऑर्बिट से दूर खिसक गई थी। और ये देखकर सारे लोग खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट द मूविंग माउंटेन सफल होता नजर आ रहा था। और अब कुछ साल बीत जाते हैं, और सारे साइंटिस्ट बहुत सारे इंजन्स को बनाकर धरती के अलग अलग जगहों पर लगाने लगते हैं, और इस प्रोजेक्ट का नाम मूविंग माउंटेन से बदलकर द वंडरिंग अर्थ रख दिया जाता है। और अब आम जनता भी इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अपना लेती है, जिसके कारण DLP पूरी तरह से गायब हो जाता है। और अब साइंटिस्ट धरती को सूरज से दूर धकेलना शुरू कर चुके थे, पर जैसे जैसे धरती सूरज से दूर होती जा रही थी, धरती के अंदर का वातावरण बहुत ही तेजी से ठंडा होता जा रहा था, और अब धरती का एक दिन 24 घंटों से बढ़कर 72 घंटों का भी हो चुका था। और इसी कारण धरती पर लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी होने लगी थी। पर साइंटिस्ट ने ठंड से बचने के लिए एक अंडरग्राउंड सिटी का निर्माण किया, पर वहां जाने के लिए लोगों को पासेस खरीदने पड़ते थे, जो कि बहुत ही महंगे थे। और अब हमें ल्यू और हैन को दिखाया जाता है, जो कि शादी कर चुके थे, और उनका एक बेटा भी था। पर उन लोगों को अंडरग्राउंड सिटी के लिए पासेस अभी तक नहीं मिले थे, और ऊपर से हैन को कैंसर भी हो चुका था, जिसके कारण वे दोनों बहुत ही परेशान थे। और इसलिए ल्यू बेस में सीनियर पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने पहुंचता है, ताकि वो और पैसे जमा कर सके और अपने बीवी और बच्चों के लिए पासेस खरीद सके। उधर हेंग्यू, जो कि ल्यू का इंटरव्यू ले रहा था, वो ल्यू की फैमिली के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, और वो इतना इमोशनल हो जाता है कि वो चोरी से अपनी बेटी याया की मेमोरी कार्ड को लेकर 550W से जोड़ देता है, जो कि एक बहुत ही एडवांस AI थी। और फिर वो अपनी बेटी को देखकर बहुत ही रोने लगता है, पर इस बात से अनजान कि चंद्रमा पर मौजूद सारे इंजन 550W से ही कंट्रोल हो रहे थे, हेंग्यू अपनी बेटी की मेमोरी को 550W में अपलोड कर देता है, और उसके ऐसा करते ही चंद्रमा पर मौजूद सारे इंजन फेल होने लगते हैं, और कुछ इंजन तो ब्लास्ट भी हो जाते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के कुछ मलबे धरती की तरफ तबाही मचाने के लिए बढ़ने लगते हैं। और इसी बीच हैन की डेथ हो जाती है, और ल्यू अपने फादर को अपने बेटी की जिम्मेदारी सौंपकर स्पेस में चला जाता है। उधर जाओ पूरी दुनिया से न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने की इजाजत लेता है, ताकि सारी दुनिया के वेपन्स को चंद्रमा पर फायर कर सके, और उसे धरती से टकराने से पहले ही तबाह कर दिया जाए, और सारे देश इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ जाओ हेंग्यू से मिलने जेल में जाता है, और उसे चंद्रमा के मलबे के बारे में बताता है। जाओ यहाँ आगे कहता है कि उसे हेंग्यू की मदद चाहिए, ताकि वो धरती पर मौजूद सारे इंजन को जल्द से जल्द एक्टिवेट कर सके, पर यहाँ हेंग्यू मना कर देता है। पर तभी जाओ हेंग्यू को उसकी बेटी के मेमोरी कार्ड को दिखाता है, और कहता है कि अगर धरती तबाह हो गई तो तुम्हारी बेटी भी तबाह हो जाएगी। और अब हेंग्यू मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और अब जाओ हेंग्यू को इंटरनेट के एक सर्वर को ठीक करने को कहता है, जो कि पानी में डूब गया था। उधर दूसरी तरफ धरती से बहुत सारे पायलट्स चंद्रमा की तरफ बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन लेकर निकलते हैं, पर रास्ते में ही उन्हें चंद्रमा के टूटे मलबे का सामना करना पड़ता है, और मलबा बहुत ही अधिक होने के कारण उनके बहुत सारे शटल क्रैश हो जाते हैं, और टीम को कई बॉम्ब्स का लॉस उठाना पड़ता है, और ल्यू का शटल भी एस्टेरॉयड से टकराकर चंद्रमा पर क्रैश लैंड करता है। उधर धरती पर हेंग्यू और जाओ दोनों इंटरनेट कनेक्शन ठीक करने के लिए पानी में उतरते हैं, जिसके मदद से चंद्रमा पर सारे बॉम्ब को एक साथ ब्लास्ट किया जाना था। और पानी के नीचे उनका एक मेंबर सर्वर के गेट को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है, पर इसी दौरान वो घायल हो जाता है, और सही मेडिकल किट न होने की वजह से उसकी जान चली जाती है। पर तभी चंद्रमा का कुछ मलबा धरती
धरती के उस हिस्से पर गिरता है जहाँ वे दोनों सर्वर को ठीक कर रहे थे और मलबे के टकराने के कारण कुछ बड़े पाइप्स जाओ के पैरों में गिर जाते हैं और अब जाओ पानी में डूबने वाला था। पर तभी वो सर्वर के पासवर्ड को हैंग्यू को दे देता है ताकि हैंग्यू सर्वर को एक्टिवेट कर सके। उधर धरती पर चंद्रमा का मलबा बहुत सारे शहरों में गिरने लगा था, जिसकी वजह से लोग तेजी से अंडरग्राउंड सिटी की ओर जाने लगते हैं। उधर मीटिंग में बैठे कमांडर जाओ को ये एहसास होता है कि चंद्रमा का मलबा तेजी से हमारी धरती की ओर बढ़ रहा है और अब उसके पास इंतजार करने का समय नहीं था और इसलिए वो कुछ और पायलट्स को चंद्रमा पर भेजने का फैसला करता है ताकि सारे बॉम्ब्स को मैन्युअली एक साथ एक्टिवेट किया जा सके। पर इस रास्ते पर चलने वाले पायलट्स की मौत तय थी, इसलिए वहाँ मौजूद सारे लोग बुजुर्ग पायलट्स को भेजने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक यंग जनरेशन की जरूरत धरती पर ज्यादा थी। और इतना कहकर सारे बुजुर्ग पायलट चंद्रमा पर पहुँच जाते हैं जहाँ ल्यू उनसे मिलता है और अब वे लोग बॉम्ब को मैन्युअली ब्लास्ट करने के लिए तैयार थे। उधर नीचे हैंग्यू अभी भी सर्वर को एक्टिवेट करने के लिए जूझ रहा था, पर तब तक ऊपर स्पेस में सारे लोग बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं और चंद्रमा में कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और चंद्रमा अंदर ही अंदर टूटकर बहुत सारे मलबे में बदल जाता है और उसका मलबा धरती की ओर बढ़ने लगता है। उधर नीचे हैंग्यू किसी तरह उस सर्वर में याया की मेमोरीज को डाल देता है और याया को अंदर से ही इंटरनेट सर्वर को एक्टिवेट करने को कहता है। पर तब तक उस रूम में पानी पूरा भर चुका था और पानी में डूबने के साथ ही हैंग्यू की भी मौत हो जाती है। वहीं ऊपर धरती पर चंद्रमा का मलबा गिरना शुरू हो चुका था और धरती बहुत ही जल्द पूरी तरह से नष्ट होने वाली थी। पर तभी हमें हैंग्यू को दिखाया जाता है जिसने अपनी बेटी याया की मेमोरी कार्ड के साथ साथ अपनी मेमोरी को भी सर्वर में इंस्टॉल कर दिया था और अब वे दोनों सर्वर के अंदर एक साथ थे और हैंग्यू देरी न करते हुए फौरन इस सर्वर को एक्टिवेट कर देता है और सर्वर के एक्टिवेट होते ही जाओ धरती पर लगाए गए सारे इंजन को एक्टिवेट करने को कहता है और फिर देखते ही देखते धरती अपने ऑर्बिट से बाहर निकलने लगती है और चंद्रमा के मलबे से बच जाती है और ये देखकर पूरी दुनिया के लोग जश्न मनाने लगते हैं और उनके लिए ये खुशी का माहौल था। उधर हैंग्यू और उसकी बेटी याया दोनों की मेमोरी 550W में अपलोड हो जाती है और वे दोनों अब साथ थे और अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां धरती धीरे धीरे जुपिटर की तरफ बढ़ रही थी और अब जाओ रिटायर हो चुके थे और पूरी दुनिया के लोग अपने सोलर सिस्टम को छोड़कर एक नए सोलर सिस्टम की ओर एक लंबे सफर में निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।